हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरुआत होती है उस 2D और 3D फिगर, जो कि ज्योमेट्री की शुरुआत होती है लाइन एंड एंगल, जिसका पहला टॉपिक है हमारा पॉइंट। पॉइंट जो होता है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, जिसके पास ना ही कोई लेंथ है और ना ही कोई ब्रेथ है। ठीक है, पॉइंट का यूज किया जाता है किसी भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि किसी चीज के नॉर्थ में है, किसी के साउथ में है, तो वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं, या फिर कह लीजिए आप लोकेशन को बताने के लिए पॉइंट का यूज किया जाता है। पॉइंट जो है इसके भी टाइप्स होते हैं, दो तरीके का पॉइंट होता है। पहला जो है वो है कोलिनियर। क्या है? कोलिनियर। और दूसरा जो है वो होता है नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं। देखिए, जब किसी भी लाइन, एक सीधी लाइन के ऊपर जब कोई 3 पॉइंट आते हैं, मिनिमम कितने होने चाहिए? तो मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। मान लीजिए ए, बी और सी, ये 3 पॉइंट है, तो इन तीनों पॉइंट को हम कह देंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। लेकिन मान लीजिए 2 पॉइंट है और तीसरा पॉइंट कहीं बाहर है, तीसरा पॉइंट कहीं यहाँ पे है, तो ये कोलिनियर नहीं है। तो ए और बी को भी कोलिनियर नहीं कहेंगे। जब 3 पॉइंट एक साथ एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे, 3 या 3 से अधिक, तो कोलिनियर कहलाएगा। अब ये कोलिनियर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं नॉन कोलिनियर क्या होता है, तो नॉन कोलिनियर यहाँ पे देखिए, ए बी सी जो है वो आपके कोलिनियर्स हो गए, और डी और ई जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये था पॉइंट एंड पॉइंट की टाइप। अब बात आती है लाइन की। लाइन क्या होता है? लाइन जो है आप दो तरीके से समझ सकते हैं। जो पहला तरीका है कि कह लीजिए आप 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी या 2 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो लाइन का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और बी जब दोनों को आपने कनेक्ट किया, जोड़ दिया, तो वो एक लाइन का फॉर्मेशन किया। दूसरा तरीका क्या है कि आप कह लीजिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जो हैं एक साथ जुड़ते चले गए, बहुत सारे पॉइंट आपस में मिल गए और वो लाइन का फॉर्मेशन कर लिए। तो अगर आप सोचो 2 पॉइंट्स बहुत एक दूसरे के पास पास रखे हुए हैं, ठीक है, तो पास पास रखे होंगे तो वो इतने पास हैं कि हमें वो दिखाई नहीं देता, हमें लगता है कि वो पूरा एक दूसरे के साथ ज्वाइन है और वो एक लाइन है, बट ऐसा है नहीं। क्या होता है, दोनों पॉइंट्स के बीच में गैप तो होता है, वो गैप हमें नहीं दिखाई देता है बस। ठीक है ना, इस तरीके से लाइन का फॉर्मेशन होता है। लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तो लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ए और बी आप लिखेंगे, जो भी लाइन हो उसका नाम, और उसके ऊपर दोनों साइड एरो बना देंगे, तो ये लाइन को रिप्रेजेंट आपने कर लिया ना। दूसरा आता है लाइन सेगमेंट। उसी लाइन जो हमने देखा, लाइन में किसी भी डेफिनिट लेंथ की बात जब करेंगे तो वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ये मान लेते हैं ए और बी 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए और बी के ऊपर बार। ए और बी के ऊपर एक सीधी लाइन बस बना देंगे छोटी सी, जितना ए और बी का डिस्टेंस है उतना ही बनाइएगा। ये बन जाएगा आपका लाइन सेगमेंट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है रे। ठीक है, मैं इनके टाइप्स के ऊपर भी बात करूंगा। अभी थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे डिस्कस कर लें। लाइन और लाइन सेगमेंट आपने समझ लिया, तो लाइन जो है वो भी दो तरीके का हो जाता है। एक हो जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा हो जाता है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो हॉरिजॉन्टली बनाया जाता है, ठीक है, और वर्टिकल लाइन जो होता है वो वर्टिकली बनाया जाता है। अगर ऐसे आप किसी लाइन को बना रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा, और वही अगर आप ऐसे कर लीजिए तो वो वर्टिकल लाइन कहलाता है। ठीक है, ये टाइप ऑफ लाइंस थे, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, फिर आता है पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, बहुत सारे आते हैं, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। लाइन, लाइन सेगमेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो है हमारा रे है। रे की प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो रे का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी नेल है, कांटी है, कांटी में एक रस्सी आपने बांध दिया और उस रस्सी को आप खींचते जा रहे हो, ठीक है, दूसरी तरफ खींचते जा रहे हो तो वो इनफाइनाइट को जा सकता है, बट एक साइड आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो उसी तरीके से
रे जो होता है इसके एक लेंथ जो होता है, एक पॉइंट जो होता है फिक्स होता है और दूसरा एंड जो होता है इसका वो फ्री होता है, वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है। रे को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ए बी पे आप एक सिंगल एरो दिखा देंगे, ये हो जाएगा रे को दिखाने का तरीका। ठीक है ना। पैरेलल लाइंस की बात करें तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो लाइन ले लीजिए, मान लेते हैं ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल बोर्ड से, ठीक है, लाइन एल और एम, या फिर आप वो पीछे हमने जो बताया उसके ऊपर डबल साइड एरो दिखा दीजिए। तो लाइन की पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी कहती है कि इनके बीच की ये जो दूरी है ना वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर यहाँ पे x सेंटीमीटर है या x मीटर है तो यहाँ पे भी x मीटर होना चाहिए और यहाँ पे भी x मीटर होना चाहिए। अगर x और दूसरे जगह y हो जाता है तो वो पैरेलल लाइन नहीं है, उनको नॉन पैरेलल आप कह सकते हैं, या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन कह लीजिए एक तरीके से। मैं डिफरेंस अभी आपको समझाऊंगा कि इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग क्या है, फिर आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे तो ये इसको आप पैरेलल तो नहीं कहेंगे, नॉन पैरेलल कह सकते हैं या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कह दीजिए। दूसरा है नेक्स्ट हमारा जो है वो है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है कि एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करता है कुछ इस तरीके से कि उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाता है ना। एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बना लीजिए और वो लाइन जो है एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल जब बनाते हैं तो ऐसे लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है कि लाइन एल है और लाइन एम है। लाइन एल और एम एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पे कट कर रहे हैं तो ऐसे लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। तो और इस पॉइंट को जहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह देंगे। ठीक है। एक प्रॉपर्टी और इंटरसेक्टिंग लाइन से आती है कि मान लीजिए ये एंगल जो है और ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे और इसको कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है ना। एक होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है कि मान लीजिए ये लाइन है, ये एक लाइन है और ऐसा आपको लग रहा है कि ये दोनों कट करने वाले हैं, बट ये दोनों कट नहीं किए हैं, अभी आगे जाएंगे तो कट कर जाएंगे, बट ये दोनों अभी तो कट नहीं किए हैं। जो अभी कट नहीं किए हैं इट मींस इनमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो ऐसे लाइन को आप नॉन इंटरसेक्टिंग कह लीजिए। क्या कह सकते हैं, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्शन या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन आप कहेंगे। ठीक है ना। जो हमारा अब आ जाता है कि लाइन तो बन गया, पॉइंट आ गए, ठीक है, टाइप्स को आपने समझ लिया। हमारा अब आ जाता है फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन देखिए, फिगर जब बनते हैं तो दो तरीके के फिगर बनते हैं। पहला बनता है ओपन फिगर और दूसरा बनता है क्लोज फिगर। ओपन फिगर क्या है कि मान लीजिए एक ऐसा कोई फिगर बन जा रहा है, ठीक है, ये कोई फिगर है, अब ये फिगर ओपन है, ऐसे फिगर को हम क्लोज फिगर तो नहीं कह सकते, या यही फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है, तो ये भी जो है क्या है, ओपन फिगर है। लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन से ही बना है और वो क्लोज हो जाए तो ऐसे फिगर को नोन फिगर हम कहते हैं। ऐसे फिगर को हम लोग नोन फिगर नहीं कहते हैं, इनको इरेगुलर फिगर्स आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये फिगर जो है नोन फिगर्स नहीं है, इनको आप नोन फिगर, आप इसको जानते हैं, इसको स्क्वायर कहा जाता है, इसको स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, सो ये स्क्वायर था। ऐसे जो फिगर्स जो क्लोज फिगर होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं, और वही 2D और 3D फिगर होते हैं। क्या होते हैं, तो 2D फिगर और 3D फिगर जो है वो यहीं से आता है। 2D और 3D फिगर जो है क्लोज फिगर से आते हैं। नाउ 2D नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि 2D फिगर और 3D फिगर होता क्या है। सो देखिए 2D, कुछ 2D फिगर्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस।
आप इनको देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, इनके प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर आपको रियलाइज होगा कि इसका डायरेक्ट फिगर से क्वेश्चन है वो, है ना। सो इस देखिए, ये जो ऊपर के जो आपको दिख रहा है 6 फिगर, ये सब 2D है, और नीचे आ जाता है आपका 3D में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। ये जो 5 हैं ये आपके 3D फिगर है ना। सो इस 3D फिगर दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, कंपैरिजन भी अलग करेंगे, सारी चीजों को एक एक करके डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज कवर करूंगा इन डेप्थ तरीके से। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो डायरेक्ट फिगर पे आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फॉर द गिवन शेप व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो भी फिगर दिए हुए हैं इनमें से आपको 4 ऑप्शंस इसके मिलेंगे, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन गलत है, तो वो कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। कह रहे हैं ऑल आर पैरेललोग्राम्स। देखिए ये तो पहला वाला जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक। जो दूसरा है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है। रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल है वो भी एक पैरेललोग्राम होता है, और रोम्बस जो है चौथा रोम्बस है, ये भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको कंपैरिजन करा दूंगा वहां पे कि हम लोग क्यों इसको कह रहे हैं पैरेललोग्राम। ये सब पैरेललोग्राम, तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं दूसरा, वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इनमें से एक पैरेललोग्राम नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन इन्होंने गलत बोल दिया। तीसरा ऑप्शन में कह रहे हैं टू ऑफ देम आर रोम्बस, इनमें से दो जो हैं वो रोम्बस हैं। अब आपको प्रॉपर्टी जब आप पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इनमें से दो कौन सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा हमने नंबरिंग कर दिया है, कौन से दो रोम्बस हैं वो आप बताएंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ ऑप्शन आपको मिल जाता है टू ऑफ देम आर रेक्टेंगल। देखिए स्क्वायर को रेक्टेंगल कहा जा सकता है, बट रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कहा जा सकता है, तो सो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों स्क्वायर तो हैं, ठीक है, दोनों क्या है, स्क्वायर हैं, सॉरी रेक्टेंगल हैं, दोनों रेक्टेंगल, स्क्वायर भी रेक्टेंगल है, तो चौथा ऑप्शन भी सही हो जाता है, तीसरा भी सही है, और आपका सेकंड ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाता है, तो इसका आंसर है सेकंड, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसा पूछा, क्वेश्चन डायरेक्ट आपके फिगर से पूछ दिया, फिगर के प्रॉपर्टी से पूछ दिया। सो एक एक करके फिगर को समझेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक पेडागोजी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जया नाम की एक बच्ची है, वो क्लास फर्स्ट में पढ़ती है, शी स्टडीज इन क्लास फर्स्ट, टीचर गेव हर सम पिक्चर कार्ड्स, टीचर जो हैं जो उसको पढ़ाते हैं वो उसको पिक्चर का कार्ड दिए हैं। बैटरी ऑफ अ क्लॉक, एक बैटरी है क्लॉक का, देखिए यहाँ पे सेल नहीं कहा गया, तो आप छोटा वाला मत समझिएगा, जो छोटा वाला होता है वो सेल होता है, बैटरी नहीं होता, ठीक है। ये बैटरी है, कैन टाइप का लग रहा है बट कैन नहीं, बैटरी हमने बनाया है। ऑरेंज, एक ऑरेंज दिया गया है, ऑरेंज कुछ ऐसा होता है गोल सा। तीसरा आइसक्रीम दिया गया है, सो आइसक्रीम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और फोर्थ उसको दिया गया है कैंडल बुक, कैंडल, एक कैंडल दे दिया गया है, ठीक है। और फिफ्थ उसको दिया गया है बुक, एक बुक दे दी गई है, ठीक है, किताब दे दी गई है। किताब जो है वो कैसा होता है, तो वो क्यूबॉइडल शेप का होता है, किताब जो है कैसा होता है, क्यूबॉइडल शेप का होता है, तो आप इसको क्यूबॉइडल टाइप का बोलिएगा, है ना। और उसके बाद से आ जाता है एक स्टील का ग्लास दे दिया गया है, क्या दिया गया है, एक स्टील ग्लास दे दिया गया है, सो पानी पीने वाला जो ग्लास होता है वो दिया गया है। आपसे कहा जा रहा है जया को, क्या टीचर आस्क्ड जया टू पिक ऑब्जेक्ट दैट आर सिमिलर शेप, उन जया से कहा गया कि सिमिलर शेप के जो फिगर हैं उनको आप क्या कर लो, पिक कर लो या उठा लो, ठीक है। बैटरी ऑफ अ क्लॉक, कैंडल, स्टील ग्लास, उसने क्या उठाया, बैटरी, बैटरी को उठा लिया, ठीक है। उसके बाद से उसने पिक किया है, कैंडल को पिक किया है, और उसके बाद स्टील ग्लास को पिक कर लिया है। ये तीन चीजों को उसने उठाया, ठीक है। दे हैव द कॉमन एट्रीब्यूट, इनके पास क्या कॉमन है, कॉमन क्या है, क्या इनके हाइट्स इक्वल हाइट देख के उसने उठा लिया, या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट देख के उठाया है, गोल थे इसलिए उठा लिया, या उनके वजन को चेक किया फिर उठाया,
या फिर वो गोल थे, स्पेरिकल थे, सिलेंडर के जैसे स्पेरिकल थे, यानी ये बॉल की तरह थे, तो देख के बॉल के आकार के हैं वो देख के उठाया। सो उसने क्या देख के उठाया होगा, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि देखिए आइसक्रीम का और एक बैटरी की क्लॉक का हाइट तो हो ही नहीं सकता, वो दोनों इक्वल होता ही नहीं है ना, क्योंकि सेल इतना ही बड़ा होगा और आइसक्रीम तो कम से कम इतना बड़ा होगा, तो ये दोनों हाइट की वजह से तो नहीं होगा। तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस को बहुत क्लियरली ऐसे समझ के चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेटरी एक्टिविटी इज मोस्ट सुटेबल बिफोर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। मान लीजिए आप टीचर हैं और आप एरिया पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को एरिया आपको पढ़ाना है। किसी फिगर को हम बना लेते हैं, इसका लेंथ, ये ब्रेथ हो गया और ये लेंथ हो गया, आपको एरिया पढ़ाना है। ठीक है, सो आप बच्चों से पढ़ाने से पहले ऐसे कौन सी एक्टिविटी को कराना पसंद करेंगे। बच्चों से आप कहेंगे कि 2D शेप जो है उसके साइज को, जो अलग अलग फिगर आपने बना दिया 2D के, ठीक है, 2D के फिगर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने ट्रायंगल बनवा दिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, रोम्बस बनवा दिया, और उसके बाद आपने बच्चों से कहा कि बच्चों जो है ये इसका क्या कर दो, कंपैरिजन कर लो। तो क्या ये पॉसिबल है कि बच्चे कंपैरिजन कर पाएंगे? यस, बच्चे कंपैरिजन कर पाएंगे कि क्योंकि किसी कोई गोल है, कोई जो है सीधी लाइन से बना हुआ है, तो कोई किसी भी तरीके, तो अलग अलग शेप्स के होते हैं फिगर्स 2D के, तो कंपैरिजन करना बेहतर ऑप्शन होगा। आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड द पैरामीटर एंड वेरियस शेप्स, क्या पैरामीटर को निकाल पाएंगे? अभी तो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, शेप्स के बारे में पहले आप पढ़ाओगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन, आस्किंग स्टूडेंट टू डिवाइड द 2D शेप इनटू द स्मॉल इक्वल पीसेस, जब वो कुछ जानती नहीं है तो डिवाइड कैसे करेंगे? 2D शेप को अलग अलग डिवाइड करना पॉसिबल उनके लिए नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। आस्किंग स्टूडेंट टू काउंट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन अ 2D शेप्स, 2D शेप में जो यूनिट स्क्वायर है उसको फाइंड करना, बच्चे नहीं कर पाएंगे वो चीज, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है कि वो साइज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, या शेप्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, नाउ जो हमारा 2D का पहला आ जाता है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम पढ़ेंगे, अब डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक चीज। तो देखिए वहां हमने स्ट्रेट लाइन को बनाया था, हमने वहां पे लाइन को फॉर्मेशन किया था। सो जब लाइन का फॉर्मेशन हुआ तो उससे बना ट्रायंगल। तो किसी भी क्लोज फिगर को बनाने के लिए, कोई भी क्लोज फिगर खुद से भी ट्राई करिएगा, तो मिनिमम आपको 3 स्ट्रेट लाइन लगेंगे। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन ये है जिसका साइड ए है, एक स्ट्रेट लाइन ये है जिसका साइड बी है, और एक स्ट्रेट लाइन ये है जिसका साइड सी है। लेंथ हमने सी ले लिया। तो ये जो तीनों लेंथ हैं ए बी एंड सी, यहाँ पे बी फिर से लिख दूं क्योंकि ये बी हमने किसी और पर्पज से लिखा है, ठीक है। तो ए बी सी जो साइड है ये 3 सेगमेंट हो गए, और 3 सेगमेंट मिनिमम, यानी 3 लाइन सेगमेंट मिनिमम होने चाहिए किसी 2D फिगर को बनाने के लिए। तो ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला जो आ जाता है एरिया का वो है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ये नीचे वाला होता है और हाइट ये जो परपेंडिकुलर वाला सेक्शन है इसको हम क्या बोल देंगे, हाइट बोल देंगे। सो जो एरिया हो जाता है या क्षेत्रफल जो हो जाता है ट्रायंगल का वो है हाफ बेस इंटू हाइट। और पैरामीटर क्या हो जाता है ट्रायंगल का, तो सम ऑफ ऑल साइड। अगर देखिए किसी भी फिगर का अगर आपको पैरामीटर निकालना नहीं पता तो बस आप उसके सारे साइड्स, जितने भी साइड है उसके साइड के लेंथ को आप जोड़ दीजिए, वही उसका पैरामीटर होगा या परिमाप होगा। ठीक है, सो यहाँ पे 3 साइड है तो तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी, वही उसका पैरामीटर हो जाता है। ठीक है, नाउ मैं एक एक फिगर में आपको दिखाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे बना। फिगर से ही फॉर्मूला निकलता है, चाहे वो 2D का हो चाहे वो 3D का हो। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा कोई भी फॉर्मूला, इसकी तो गारंटी है, मैं रटने ही नहीं दूंगा, मैं सारी चीजें आपको खोल के बता दूंगा एक एक चीज। ठीक है, ट्रायंगल के 3 एंगल भी होते हैं, 3 साइड होते हैं, तो ट्रायंगल के ये 3 एंगल भी होते हैं। ठीक है, ये तीनों एंगल जो हैं ए यहाँ पे, उन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो अब बात आती है ट्रायंगल के टाइप्स की। ट्रायंगल देखिए 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड, है ना। 3 साइड जो होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। यह जो 3 एंगल होते हैं उसके एंगल के बेसिस पे, एंगल जो है वो चेंज होता है, किसी में कुछ किसी में कुछ, तो उसके बेसिस में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं साइड के बेसिस पे, तो साइड के बेसिस पे ट्रायंगल जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 तरीके से। सो पहला आ जाता है हमारा
ऑन द बेसिस ऑफ साइड के ऊपर बात करें तो आ जाता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन बोर्ड से पता चलता है कि इसको आपको नापना पड़ेगा, स्केल से आपको या स्केलिंग करनी पड़ेगी, तो इसके तीनों साइड जो है वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तीनों साइड एक दूसरे के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एंगल्स की बात नहीं करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारे पास आ गया कि तीनों साइड अगर अलग अलग है तो उसको हम स्केलन ट्रायंगल कह देंगे। अगर दो साइड इक्वल है, तीसरा साइड अलग है, तो उसको आइसो स्केलन बोल देते हैं। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। तो दो इसके सेम हो गए और तीसरा जो है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो जाता है कि तीनों, इक्वी का मतलब हो गया इक्वल और लेटरल्स का मतलब हो गया साइड, तो इक्वल साइड्स होते हैं, है ना। तीनों साइड इसके इक्वल हो जाएंगे, तो तीनों साइड इक्वल होने की वजह से ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारा साइड के बेसिस पे। तो साइड के बेसिस पे हमने क्या पढ़ा, हमने साइड के बेसिस पे पढ़ा पहला पहला जो हमने पढ़ा है स्केलन, दूसरा हमने जो पढ़ा है आइसोस्केलन या फिर आइसोसेलस, और तीसरा हमने जो पढ़ा है वो है इक्विलेटरल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ये टोटल 3 तरीके से हो गए। अब हमें जो पढ़ना है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पे समझेंगे हम लोग। ठीक है, सो बात कर लेते हैं थोड़ा सा एंगल के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे देखा जाए तो पहला आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्यों बोला गया, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। इट मींस एक एंगल जो है उसका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ए पे देखिए क्या है, ए पे जो है ये 90 डिग्री दिखाया गया है, यानी ये वाला 90 डिग्री हो गया, और बाकी जो दो हैं वो अलग अलग होंगे उन दोनों का। अब देखिए तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो जरा ध्यान से समझिए कि ए वाला जो एंगल है, ए वाला जो है वो 90 डिग्री हो गया, तो एंगल बी और सी, एंगल सी का जो सम होगा वो दोनों का सम मिलके 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि यहां पे सिंपल सा हमें क्या समझना था, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री तो होगा ही। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि बाकी दो रिमेनिंग एंगल हैं उनका सम क्या होगा, तो वो होगा 90 डिग्री। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम समझना है हमें। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लागू होता है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, और ये वाला जो साइड होता है स्लोपी वाला, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कह देते हैं, हाइपोटेन्यूज कह देते हैं। ये यूनिवर्सली, यूनिवर्सली कहने का मतलब है कि हमेशा कभी भी यही हाइपोटेनस होगा, दूसरा हाइपोटेनस नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे ये वाला बेस है नीचे, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर कह देते हैं। बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। आप बेस को परपेंडिकुलर कह सकते हो और परपेंडिकुलर को बेस कह सकते हो, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, बट हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं हो सकता। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कहा है पाइथागोरस सर ने। पाइथागोरस सर के द्वारा क्या कहा गया था, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है तो उसकी किसी भी दो साइड अगर आपको पता है, दो साइड अगर आप जानते हैं, तो तीसरा साइड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक रिलेशन दिया उसको निकालने के लिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को फाइंड आउट लगा के साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से साइड को हम निकाल सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है, सीटेट में क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई है, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है ना, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है ए पे, और वो व्यक्ति पहले चलता है 150 किलोमीटर, 150 या 100 किलोमीटर, फिर वो चलता है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चलता है ना। तो बता दीजिए कि उस अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो कितनी दूरी चला है, ओरिजिनल पोजीशन से उसने कितनी दूरी चला है। ठीक है, तो या फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पे है। तो हम क्या कर देंगे, हम यहां से हाइपोटेन्यूज लगा देंगे, और यही पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये पाइथागोरस इसलिए इंपॉर्टेंट था, हमने आपको बताया। नेक्स्ट जो आ जाता है, पहला हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, उसमें क्या था, एक एंगल मस्ट बी 90 डिग्री,
एक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। फिर दूसरा आ जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि एक एंगल जो है इसके जो तीनों एंगल हैं, सॉरी एक एंगल नहीं, जो तीनों एंगल हैं वो कभी भी 0 से 89 डिग्री तक के बीच के होने चाहिए। 0 से 89 के बीच के होने चाहिए। 90 डिग्री या 90 से ज्यादा, 90 से 180 के बीच का नहीं होना चाहिए। सिंपल तरीका समझ, सिंपल से सब सिंपली समझा रहे हैं आपको क्या, कि 0 से 89 तक है तो उसे आप एक्यूट कहेंगे, ठीक है। जैसे ही 90 होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और जब जैसे ही 91 आया, 91 से 180 तक आया तो वो क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है? पहला है 90 डिग्री, दूसरा है 0 to 89, और फिर तीसरा है 91 to 180। इसको और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। सिंपल तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन जो है यहां से एक दूसरी लाइन भी है, दूसरी लाइन भी है। तो ये लाइन क्या हो रहा है? ये लाइन ऐसे था पहले और धीरे धीरे ये उठ के जा रहा है। जब ये यहां पे पहुंचेगा, जब ये यहां पे पहुंचेगा तो ये बन गया 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये पूरा अगर आप ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री हो गया। और इसके इधर अगर देखा जाए, इधर आ गया, ऐसे इधर आ गया, ठीक है, तो इसके बीच की जो दूरी इधर अगर आ जाता है, ऐसे ही ये चलता जा रहा है, ठीक है, और ये चलते हुए इधर आ गया, ठीक। तो यहां से यहां के बीच में अगर है, यहां से यहां तक के बीच में है, तो इसको आप कह लीजिए कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये 90 पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, ये वाला ट्रायंगल ये वाला हिस्से पे आ गया यहां पे, तो इसको आप कह देंगे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 91 से ज्यादा हुआ, इससे इधर आया, तो तुरंत आप इसको कह देंगे कि ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका क्लियर हो जाता है। एक और चीज हम यहां से डिस्कस कर लें, जो कि है, मान लीजिए हमने बना दिया, ठीक है, इसको कहा जाता है कार्टेशियन एक्सिस। क्या कहा जाता है? कार्टेशियन एक्सिस कहा जाता है। और कार्टेशियन एक्सिस में 4 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। इन चारों को अगर आप ध्यान से समझो तो ये, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। खैर हमें क्वाड्रेंट के ऊपर डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है इनमें एंगल्स को लेके। थोड़ा सा एंगल्स को लेके समझते हैं कि किसको कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करेंगे, किसको क्या एंगल कहेंगे। सो 0 से अभी हमने बात किया, 0 से 89 है, 0 से 89 है, तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है। 90 है, 90 है तो राइट एंगल कहलाएगा, राइट एंगल, ठीक है। और 91 से 180 के बीच में है तो क्या कहलाएगा? 90 से आप कह लीजिए 179 है, तो इस कंडीशन में ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और जैसे ही वो 180 होता है, क्या होता है? 180 होता है तो उसको आप कह देंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और 180 से 360, 180 से ज्यादा यानी 189 से, सॉरी 181 से 360 के बीच में है तो उसको कह दिया जाता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। क्या कह देंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोल देंगे, ठीक है। आई होप एंगल्स क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को ना। अब हमारा आ जाता है, इन्हीं को हमको समझना है कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है।
ठीक है। ये जो 180 डिग्री था, 180 डिग्री था, पहले ये वाला जो है देखिए यहां से ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आया है, घूमते हुए आया है, इट मींस ये कितने का एंगल बना लिया, 180 का बना लिया। तो जब ये घूमते हुए यहां तक आ गया तो उसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे, और स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एक और चीज यहां से समझिए क्या, कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और इस स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे एंगल्स बनते जा रहे हैं, 50 को बना दो, ठीक है, 50 ना बना देना, दिक्कत हो जाएगी। फिर भी हमने यहां पे बना लिया, देखिए एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक ये, एक ये और एक ये। इन सब का सम कितना होगा? इन सब का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है, और स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री होता है ना। सो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक स्ट्रेट लाइन पे चाहे कितने भी एंगल हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बन सकते हैं, और उन सब का सम जो है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सो कंप्लीट एंगल क्या होता है, जिसको पूर्ण कोण कहते हैं, पूर्ण कोण, आप पूर्ण संख्या एंगल भी कह सकते हैं, या कंप्लीट एंगल। सो कंप्लीट एंगल जो होता है, देखिए वो यहां से ऐसे चलते हुए पूरा यहाँ पे आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया? कंप्लीट एंगल हो गया, और ये होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। अगला जो है हमारा, अब आ जाते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा आ जाता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या अंतर है? देखिए एस फॉर स्ट्रेट लाइन एंड एस फॉर स्ट्रेट लाइन, इसको याद रखने के लिए बता रहा हूं, एक सेकेंड, स्पेलिंग, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री कहता है कि किसी भी दो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 है तो ऐसे एंगल को आप सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री कहता है कि दो एंगल का सम, मान लेते हैं एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना? 90 डिग्री होना चाहिए। तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इस पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको ये सारी चीजें एक बार समझ आ जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो कितना यूजफुल है। देखिए सीटेट का एक क्वेश्चन यहाँ पे हम उठाते हैं, कह रहे हैं द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो। देखिए रेशियो में दिया है तो हम क्या मान लेंगे? 4x, 5x और 6x, ठीक है। ये एंगल्स हैं ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल है। मान लेते हैं ये 4x है, ये वाला जो है वो 5x है, और ये वाला जो है वो 6x है, ठीक है। आपसे एंगल बताना है तो क्या हो जाएगा? 4 + 5 और 6 मिलके 15x, और 15x किसके बराबर हो जाएंगे? 180 डिग्री के। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 180/15, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा 3 टाइम में, और 5 से ये कट जाएगा 3 टाइम में 15, और 6 × 30, फिर ये से कट जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास 12, ठीक है। और 12 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और 6 × 12 आपका हो जाएगा 72 डिग्री। सो हमारा आंसर हो जाता है थर्ड वाला। थर्ड आंसर क्या है? करेक्ट है, 48, 60 एंड 72, ठीक है। समझ आ गया आपको ये चीज। दूसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 4 और 2/3, ठीक है, द नंबर ऑफ द डिग्री इन 4 एंड द 2/3 ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। क्या है? तो 90 डिग्री का देखिए 4th एंगल, यानी 4 × 90 कितना हो जाएगा भाई? 4 × 90 हो जाएगा 360 डिग्री, एंड 2/3 का मतलब 2/3 × 90 कर देंगे तो 3 से ये 90 कट जाएगा 30 बार में, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो 360 एंड 60 मिलके हो जाएंगे 420 डिग्री। दोनों का सम पूछा था 90 डिग्री के साथ सॉल्व करके, तो 360 + 60 मिलके हो गया 420। एक अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है आइडेंटिफाई द एंगल मेड बाय द मिडिल अल्फाबेट ऑफ द वर्ड। मिडिल में कौन है भाई? n है, तो n को बनाइए। ये वाला एंगल कितना है? तो अगर आप ऐसे बनाओ
तो ये एंगल क्या आ रहा है 90 से तो कम आ रहा है, यानी हो गया एक्यूट। क्या हो गया एक्यूट। और इस वाले को भी उठा लें, इस वाले को अगर हम बना दें ऐसे, ठीक है, तो ये वाला कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 90 से कम, तो ये भी हो गया एक्यूट। यानी पहला आंसर इसका क्या है एक्यूट एंगल, ना राइट है ना ऑब्ट्यूज है ना कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। एक रिफ्लेक्शन पे भी क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है द एंगल और ऑफ रोटेशन, रोटेशनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि जिसके तीनों एंगल क्या होते हैं, तीनों साइड इक्वल होते हैं और उसके साथ तीनों एंगल 60-60-60 डिग्री के होते हैं, इक्वल होते हैं, 60-60 एंड 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसका रोटेशनल सिमेट्री निकालना है, तो रोटेशनल सिमेट्री निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम यहां से इसको क्या कर देते हैं डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो यहां से जब इस वाले को रोटेट करके आप यहां ले जाओगे तो कितना जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, फिर इसको यहां से रोटेट करके यहां ले आओगे तो 120 डिग्री, और इसको रोटेट करके यहां से यहां ले आओगे तो 120 डिग्री, यानी 120 और दूसरा हो जाएगा 240 और तीसरा हो जाएगा 360। थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो होगा स्क्वायर और रेक्टेंगल, जो रिमेनिंग 2D फिगर्स हैं उसको पूरा कवर करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, उसके बाद तीसरा एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग 3D फिगर को पूरा कंप्लीट करेंगे, तो 3 वीडियो में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ना आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।